जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये एक नया वीडियो है, एक नई सीरीज़ है। बेसिकली ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सीरीज़ है, जो आपको यूपी पीएससी आरओ री एग्ज़ाम इसमें तो काम आएगी ही आएगी, इसके लिए तो यूज़फुल होगी होगी। आगे जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, ठीक है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो, वीपीओ हो, कोई सा भी हो, किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, कोई सा भी हो, वहाँ सभी जहाँ जगह आपको पॉलिटी से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये इसका पहला पार्ट है। आप लोग अगर थोड़ा सा आपका जो रिस्पांस होगा अच्छा होगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा। 2 4 5 वीडियो में इसको मैं पूरा समाप्त कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके रिस्पांस के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा रिस्पांस करिए यार, लाइक कर दिया करिए। वीडियोस देखते हैं तो लाइक करने में क्या दिक्कत है। और मैं अपना बेहतर, आपको जो बेहतर है 100% मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो, जो कि आपको एग्ज़ाम में सफल बनाए, ठीक है। बाकी की इधर उधर बातें करना वो कोई ठीक बात नहीं है। बस सीधे फोकस्ड होके एकदम से जो चीज़ें, जो फैक्ट्स, जो सवाल जिस तरीके से बनते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें ये जीएस दृष्टि की ही ये सीरीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ है, वही ये भी है, जीएस दृष्टि वाली, ठीक है। ज्योग्राफी वाली भी मैं चला रहा हूँ, उसके भी 3 4 वीडियो हैं। इसमें हिस्ट्री वाले में तो 7 8 वीडियो हो गए हैं, शायद 9 वीडियो हैं उसमें। देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको सबको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, जीएस दृष्टि ये सीरीज़ है, ये घटना चक्र की, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारत का जो संविधान है, बेसिकली संविधान होता क्या है, ठीक है। एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद मैं ये चीज़ें शुरू करता हूँ। तो संविधान क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, ठीक है। उसमें आप जो वहाँ की जो जनता होती है, जैसे अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ रहे हैं तो भारत का ही देखिए, तो भारत की जनता का उसमें विश्वास है, उसमें उसकी जो आकांक्षाएं हैं, वो सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं, ठीक है। उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसके कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दस्तावेज होता है, वैधानिक दस्तावेज होता है, जो कि उस देश की जनता के उसकी जो विश्वास है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसको प्रतिबिंबित करता है, ठीक, कि वहाँ पे किस तरीके का क्या शासन रहेगा, क्या प्रशासन रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। ये सभी चीज़ें जो है वो आपको संविधान में मिल जाती हैं, ठीक। तो ये रहा एक बात, ठीक, कि संविधान को हम क्या कहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आवाज़ में, ठीक है। आपको टाइल्स कटिंग वगैरह की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये चीज़ें हुई। अब देखते हैं हम इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। तो हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तो हम देख सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्योंकि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, बाद में ब्रिटिश शासन तो बाद में शुरू हुआ, ठीक है। कब? 1858 मतलब से मान के चलिए, क्योंकि जो 1857 की क्रांति होती है, वहाँ से जो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूरी तरीके से उसके शासन को समाप्त करके और सीधे तौर पे क्राउन का शासन शुरू हो गया था, ठीक। तो 1858 में जो एक्ट आया था, उसमें ये सारी चीज़ें बता दी गई थी, भाई अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी होगा अब सीधे क्राउन जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके अंडर में अब सीधे शासन चलेगा, ठीक। अब वो अप्रत्यक्ष और ये सब चीज़ें परोक्ष रूप से नहीं, सीधे सीधे चलेगा, ठीक है। तो ये, तो हम संविधान का जो निर्माण हुआ था, जल्दी से समझ लेते हैं। एक तो पहला जो प्रोग्राम, मतलब ये हुआ, जो प्रक्रियाएँ हुई, विकास हुआ जो संवैधानिक, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, ठीक है। दूसरा हुआ जो ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश जो शासन के अंतर्गत हुआ, बताया ना हमने, क्योंकि जो शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसी को आगे मतलब बढ़ाते हुए फिर ब्रिटिश शासन आता है, ब्रिटिश शासन आता है, और यहाँ जो संवैधानिक विकास होता है उसको हम 2 पार्ट में इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। देखिए, सबसे पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उसकी जो स्थापना होती है, वो कैसे होती है वो देख लीजिए। चार्टर एक्ट 1600, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय। 1600 में किसका शासन था अपने यहाँ भारत में? अगर भारत की बात करें तो भारत में उस समय अकबर का शासन था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 31 दिसंबर ये 1600 को ये इसकी स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो चार्टर हुआ, ये मतलब इनको एक आदेश दिया गया एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो देख लीजिए।
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए एक बार, इसमें ये सारी चीज़ें थी ये, ठीक है। इसमें 15 वर्षों के लिए ये पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ये आदेश दिया गया था, ये चार्टर अधिनियम, ठीक है। न्यायिक अधिकार भी केवल अंग्रेज़ों पर था, सभी पर नहीं था। व्यवस्था ये प्रबंधन व्यवस्था, ठीक है, एक गवर्नर और 24 सदस्य थे इसमें, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक। कालांतर में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको बना दिया गया था। आगे वो सारे प्रावधान आपको आगे समझने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये चीज़ें आपको अगर कभी मेंस में भी अगर आपको पूछा जाए कि संवैधानिक विकास पर टिप्पणी करिए, तो आपको दिखाना पड़ेगा। मेंस में भी अगर आता है तो आपको आंसर इसी तरीके से फॉर्मेट करना है। आपको पहले संविधान के बारे में बताइए कि क्या है ये वैधानिक दस्तावेज है, ये है वो है, जो भी मैंने अभी शुरू में आपको बताया। फिर उसके बाद ये इसका जो विकास हुआ है, हम 2 भागों में विभक्त होकर इस तरीके से इसको आप मेंस में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए अब 1600 वाला चार्टर हो गया। उसके बाद जो आता है चार्टर, वो कैसे आता है? वो आता है ये 1661 का चार्टर अधिनियम। ये बेसिकली अभी तक देखिए ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, अभी तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी इसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, भारत के लिए मतलब कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका एक अन्य नाम था न्यायिक चार्टर। न्यायिक अधिकार इसमें क्या दिए गए थे? कंपनी के भारतीय कर्मचारियों पर लागू होगा। कहने का मतलब भाई, अगर आप इधर आके यहाँ पे अगर आपने आके व्यवसाय किया, आपने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को भी आपने कुछ रोज़गार दिए होंगे, कुछ लोगों को अपने कंपनी में दिया होगा, नौकरी वोकरी लगवाई होगी, तो वो उनके ऊपर भी ये चीज़ें लागू होंगी। ये इस चार्टर में कहा गया। आंग्ल विधि का जो ये भारत में आगमन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, ठीक। अब आता है ये चार्टर अधिनियम, ये 1669 वाला। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। कंपनी को एक क्षेत्र विशेष पर संप्रभुता प्राप्त हुई इसके तहत, ठीक है। क्षेत्र बॉम्बे और बंदरगाह द्वीप समूह, ये था इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब आता है 1726 का एक चार्टर एक्ट। ये भी मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसको देखिए, ये आंग्ल केंद्रित न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई। कहाँ कहाँ क्या क्या? बंगाल, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, ठीक है। विधायी शक्तियाँ इसमें कंपनी के गवर्नर को जो है वो डायरेक्टर्स के अधीन कर दिया गया, ये गवर्नर को, ठीक है। मेयर का ये न्यायालय स्थापित किया गया। नया संविधान कंपनी पर लागू किया गया। तो इस तरीके से ये अभी देखिए, अभी इसमें कुछ भारत की चर्चा नहीं की गई है कुछ मामलों को छोड़ करके, जैसे कि वो कंपनी के जो भारतीय जो कर्मचारी थे उन पर वो नियम कानून लागू होना, ठीक। कंपनी का शासन जो शुरुआत होती है वो एग्जैक्टली कहाँ से कैसे शुरुआत होती है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो है वो वहीं से ये सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं, ठीक। प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध जो है आपको पता है कि बंगाल का जो वास्तविक कंपनी का जो शासन शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हम इतिहास में बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे डीप में। जो राजस्व व्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इतिहास के उसमें जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम मतलब फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ से तो बंगाल में वास्तविक शासक बन जाती है ये कंपनी, ठीक। फिर बक्सर का युद्ध आता है। बक्सर के युद्ध में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि अंग्रेज़ों का जो शासन है वो और बढ़ जाता है। परिणाम क्या होता है इसमें कि इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। तो देखिए, ये प्लासी के युद्ध से वास्तविक जो शक्ति है बंगाल में स्थापित हो जाती है कंपनी की, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता है? ये आपका 1757 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। बक्सर वाला ये तो लिखा ही हुआ है, इसमें याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 23 जून, ठीक। और ये बक्सर वाला भी याद रखिएगा। बक्सर वाला भी जो कई बार डेट पूछ लेता है। अभी मुझे लग रहा है कि कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, एपीएस का शायद एग्ज़ाम हुआ था। एपीएस वाले एग्ज़ाम में सीधे सीधे वो डेट पूछ लिया था, ठीक है। तो वो डेट याद रखिएगा। जैसे ये बक्सर वाला 22-23 अक्टूबर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक। तो इसमें जो है ये ध्यान रखना आप कि ये यहीं से शुरुआत हो जाती है। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में भी इसमें जो संधि होती है इसमें 2-3 पक्ष होते हैं। कौन से? एक तो बंगाल का नवाब होता है, ठीक है। ये बंगाल का नवाब होता है, उसमें मुग़ल सेना भी रहती है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय होते हैं। अवध के नवाब रहते हैं उसमें शामिल, ठीक है, जिसको शुजाउद्दौला, ठीक है, उस समय शुजाउद्दौला था। तो ये तीनों के बीच, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मुग़ल थे, मुग़ल की सेना थी, ठीक। मुग़ल, अवध और बंगाल। बंगाल का तो खैर वो सिर्फ शासक ही था, मीर जाफ़र ही था, बाकी तो और कोई था नहीं यहाँ पे। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाम मात्र का था। बाकी तो ये मेन तो सेनाएं जो थी इन्हीं की थी, मुग़ल और इनकी,
अवध के जो नवाब थे, शुजाउद्दौला, ठीक है। बाकी तो ऐसे था। फिर इनके वर्सेस ब्रिटिश थे। तो ये जो संधि हुई तो दो लोगों से संधि हुई। ये यहाँ पे वो जो इलाहाबाद की संधि दिखाई गई है, ये दो लोगों से हुई। कैसे हुई? एक तो मुग़ल से हुई, मुग़ल जो थे उस समय शाह आलम द्वितीय, उनसे हुई, ठीक है। उसके बाद एक हुई अवध के नवाब से। तो ये दोनों हुई, दोनों के अलग अलग प्रावधान थे। दीवानी का अधिकार देखिए इसमें जो दिया गया है कंपनी को, इसी के तहत दिया गया था। सिविल व राजस्व अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये सारे जगहों पे ये इनको दे दिया गया, दीवानी का अधिकार दिया गया। तो ये किससे लिया था अधिकार? ये मुग़लों से ले लिया था, ठीक है, इसी में। और जो अवध के नवाब थे उनके साथ कुछ अलग संधियाँ की गई थी, उनसे कड़ा और ये वाला क्षेत्र जो है वो सब वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं ऐसे। यहीं से द्वैत शासन का प्रारंभ हो जाता है बंगाल में। बंगाल में द्वैत शासन क्या हुआ? द्वैत शासन क्या है बेसिकली? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दीवानी का अधिकार तो दे दिया कंपनी को, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, बोलते हैं ना कि भाई तुम, प्रशासनिक पावर जो थी वो रख दिया नवाब के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारी क्या कहते हैं, अनियमितताएँ आने लगी। भाई सारा पैसा और ये जो राजस्व वाला ये सब अधिकार था, ये तो सब ब्रिटिश कंपनी के पास चला गया। तो अब ये क्या करें, नवाब क्या करें? तो नवाब के पास तो कुछ आ ही नहीं रहा था एक तरीके से, बस प्रशासनिक यही देखना था कि भाई हाँ यहाँ पे शासन ठीक चले, यहाँ ठीक चले। पैसा आने का कोई जुगाड़ था नहीं, वो कंपनी को मिल गया था दीवानी का अधिकार। तो ये चीज़ें हुई थी उसमें, ठीक है। यही द्वैत शासन था कि मतलब दो लोग शासन कर रहे थे। ये प्रशासनिक चीज़ें सम्राट, ये जो नवाब थे वो संभाल रहे थे, और दीवानी का अधिकार जो था वो ब्रिटिश कंपनी संभाल रही थी। अब संवैधानिक विकास मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, मैंने शुरू में ही बता दिया था ना कि कैसे हुआ था। भाग एक में जो कंपनी के शासन के अधीन 1773 से लेकर के 1757 तक, 1857 तक ये कंपनी का शासन रहा। और ब्रिटिश जो गवर्नर, इसके क्राउन के अगेंस्ट में, क्राउन के अंडर में 1858 से लेकर 1947 तक जो भी प्रावधान हुए, वो सारे प्रावधान जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुए, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, सारी कहानी बता चुका हूँ, ठीक। उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा। चलिए खैर वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो हिस्ट्री वाले में बताएंगे जब आगे आएंगे। उसमें भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना बाकी है ना। जीएस दृष्टि जो हिस्ट्री वाला सीरीज चल रहा है उसमें पहुँचेंगे तो बताएंगे, वो मतलब पूरा डिटेल से दिया हुआ है उसमें। जो चीज़ें उसमें मतलब नहीं भी होंगी, कुछ फैक्ट जो मैं अपने नोट से इन्वॉल्व कर दूंगा, वो चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसद के प्रमुख अधिनियम, तो ये सारे अधिनियम यहाँ से शुरुआत होते हैं। बेसिकली जो सबसे पहला जो अधिनियम आता है वो आता है ये चार्टर एक्ट कह सकते हैं, या इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, क्योंकि इसके तहत जो है वो सबसे पहले यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में जो काम कार्य कर रही थी, उसको यहाँ से रेगुलेट करना शुरू किया गया। रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे क्या होता है, मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है। अब कंपनी में क्या हुआ कि कंपनी में कुछ नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, कुछ आपको बताया जाएगा, जो एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होते हैं, जो ऑपरेटिव प्रोसीजर, वो सारे बताए जाते हैं। तो ये क्या है? वो एक तरीके से है कि आपको कंपनी चलाने के लिए विनियमित करना पड़े, यानी कि किस तरीके से चलेगी वो डिसाइड करेगा वो। तो यहाँ पे जो चार्टर एक्ट आया 1773 वाला, इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए कहा गया। बहुत सारे चेंजेस किए गए इसमें, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए, वो सब भी बता देंगे। जैसे इसमें क्या हुआ, पहली बार जो है कंपनी के शासन को यहाँ पे प्रथम बार ये मान्यता प्रदान की गई, किसको? कंपनी को, कि ठीक है भैया वहाँ पे आप शासन करिए। यहाँ पे भारत में केंद्रीय शासन की आधारशिला रखी गई, ठीक है। नियंत्रण और नियमित करने दोनों का अधिकार, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को दोनों को ये अथराइज़ कर दिया कंपनी को कि आप वहाँ पे करिए काम। बंगाल का जो गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर देखिए, बंगाल का जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल ये कहलाया। पहला कौन सा बना था? तो वारेन हेस्टिंग। इसके पहले जो था, इसके पहले और भी थे, बहुत सारे लोग थे ना। ये जो आप इसमें बक्सर के युद्ध में या प्लासी के युद्ध में, ये सब इसमें कई सारे लोग रहे। लेकिन जो शुरुआत होती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल बना 1773 के एक्ट से, वो कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। जहाँ मैं स्टार मार्क लगाऊँ उसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। यहीं पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कह सकते हो कि निदेशक मंडल हिंदी में, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हुई एक निदेशक मंडल की, ठीक है। ये स्थायी निकाय बना
कंपनी को जो है ये मतलब राजनीतिक वाणिज्यिक नियंत्रण दिया गया, ये इस पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में रहेगा इस तरीके से। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का इसी में निर्माण किया गया। तो उसमें कौन कौन था, उसमें गवर्नर जनरल एक और 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल की ही उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे, ठीक, कार्यपालिका परिषद जिसको, उसका कार्य जो था ये केंद्रीय विधायन और प्रशासन दोनों था, ठीक, याद रखिएगा ये चीज़। सर्वोच्च न्यायालय का ये सब प्रावधान उसी के अंतर्गत हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसी के अंतर्गत, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि क्या क्या हुए थे इसमें, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, ये सारी चीज़ें हुई थी उसमें, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई ये 1774 में, ठीक है। प्रथम न्यायाधीश उसके कौन थे, तो ये एलिजा एम्पे, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में बना, न्यायाधिकार ये केवल अंग्रेज़ों पर, कुल जो है 4 सदस्य इसमें न्यायाधीश थे जो ये स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में, ठीक। अब इसमें कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए जो कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उन पर भी इस तरीके से निषेध भी लागू किए गए। जैसे कर्मचारी जो थे कंपनियों के, उनको निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, ठीक है, कि भाई आप निजी व्यापार नहीं करोगे, घूस भी नहीं लोगे, उपहार भी नहीं लोगे। बेसिकली हुआ क्या, जब बंगाल पर बक्सर जो युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर जो शोषण था वो इतना अधिक बढ़ गया, ये निजी व्यापार, घूस, उपहार, ये मतलब भयंकर तरीके से बहुत ही बृहद स्तर पर जो है ये वहाँ पे चलने लगा। मतलब इस वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो मतलब कंपनी से ज़्यादा जो वहाँ के निजी जो ये थे कर्मचारी थे उनके पास धन दौलत आने लगी। तो वो सबको रोकने के लिए ये जो प्रावधान है ये लाया गया कि भैया ऐसा है नहीं है, आप अपना व्यापार नहीं करोगे, अपना कहीं उपहार नहीं लोगे, गिफ्ट नहीं लोगे, कुछ नहीं, ठीक, सीधे सीधे आप काम करो, जो तनख्वाह दे रही है, जो पेमेंट दे रही है, सैलरी दे रही है कंपनी, उसी से चलाओ काम। तो व्यापारिक एकाधिकार इस पर ये जारी रहा, इसमें कोई और अंतर नहीं हुआ, ठीक, याद रखिएगा। तो 1773 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हुई वो मैंने इसमें आपको बता दिया। देखिए 1773 में जो चीज़ें मैंने बताई रेगुलेटिंग एक्ट में, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, बंगाल का तो गवर्नर था ही, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था बेसिकली। तो उसमें क्या हुआ, जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको उसके अधीन कर दिया गया, यानी कि बोला गया कि भाई तुम इन्हीं के अधीन रहोगे, अपना कोई तुम्हारा इंडिपेंडेंट वो नहीं होगा, ठीक, तो ये याद रखना, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया, ठीक है। कोड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया, ठीक, इसमें सभी प्रकार के जो मामले थे, इस प्रावधान ये किया गया कि सभी प्रकार के जो मामले हैं उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना मतलब कंपलसरी बना दिया एक तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है एक ये निदेशक मंडल के बारे में बताया गया है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानना कि ये निदेशक मंडल जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 मेंबर थे बस उसमें, और उनका जो निर्धारण था वो कैसे करते थे, तो कुछ कंपनी करती थी, ठीक है, और कुछ जो है उसमें बेसिकली जो वहाँ के सरकार थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो करती थी, और कुछ वहाँ के वो जो क्राउन सीधे जो महारानी थी वो मतलब निर्धारित करती थी, ठीक है, उनका उसमें नियुक्ति करती थी एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ वही दिया हुआ है कि कंपनी के हिस्से द्वारा निर्वाचित करती थी, उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता था, प्रतिवर्ष इतने सदस्य उसमें बदले जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बता दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अधीन क्या क्या, अब देखो ये वही चीज़ था, उसमें ये चीज़ें बता दी गई ना, मैंने बता दिया आपको, ठीक, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये एक 1781 का एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट के पहले ये एक अधिनियम आता है 1781 का। इसके कुछ प्रावधान याद रखिएगा, जैसे इसमें क्या किया था, क्या क्या बदलाव किए थे वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मेन जो चीज़ें थी वो थी कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को, जो कलकत्ता यानी बंगाल की जो सरकार थी, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तो कलकत्ता के सभी निवासी फिर इस पे आधिकारिक इस पे कार्यों पर नहीं था ये, ठीक है। प्रांतीय न्यायालय, एक सर्वोच्च क्षेत्राधिकारी और एक प्रांतीय न्यायालय, ये 2 वो बनाए गए थे। तो इनके ये अपील, इनके विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कर सकते थे, इस तरीके से, ठीक। इसके अलावा जो और चीज़ें थी वो मैं बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ें जो अलग से मैं बता देता हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा इसको, कि पहली बात जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने की
मतलब अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसको दो स्रोत मिल गए। एक तो पहला क्या था, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था, ठीक है, वो, और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट यानी कि 1781 वाला। तो दोनों तरीके से ये बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो दो तरीके से नियम बना सकते थे लोगों के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो था, देखिए गवर्नर इसमें नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि पूछा जा सकता है। जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, काउंसिल में कितने लोग हुआ करते थे, 4 लोग ना, और एक गवर्नर, यानी टोटल 5 लोग। इसको क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। बोला गया भाई कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनको जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, उसके अधीन इनको नहीं रखा गया ये काउंसिल को। ठीक है, उनसे हटा दिया गया ये। ठीक, तो ये याद रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, और भी कुछ छोटे मोटे हुए थे। इसको एक चीज़ और, हाँ ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है, इस अधिनियम को बंगाल जुडिकेचर संशोधनात्मक एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट है ये, बंगाल जुडिकेचर एक्ट। ठीक, ये बंगाल जुडिकेचर, ठीक है, एक्ट, इसको ये नाम से भी बोलते हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी, इसको नहीं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो 1784 वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट है, ठीक, ये देखिए, ये पिट थे, विलियम पिट थे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम पर ये बना था। ठीक, तो ये चीज़ें इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। पहली बार इसमें क्या हुआ कि कंपनी जो शासित क्षेत्र थे, उनको पहली बार बोला गया कि ये ब्रिटिश सरकार के अधीन उनको मान्यता प्रदान कर दी गई। मान लो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोई ये बनाई है, फैक्ट्री बनाई है या कोई जगह ऑक्यूपाई किया है, तो उसको ये बोला गया कि ये ब्रिटिश सरकार का है, ये उसको मान्यता दे दी गई। सरकारी नियंत्रण यहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा, कंपनी के ऊपर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभाव, उस पर नियंत्रण जो है वो बढ़ा दिया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि कंपनी के कार्य को चेंज किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। प्रांतीय सरकारों को यहाँ पे बर्खास्त करने का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट को जो दिया था वो दे दिया गया। ठीक है, युद्ध और संधि करने की जो गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी, वो BOD को भाई ये कह दिया गया कि पहले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पहले था COD, ठीक है, उसके बाद बना दिया गया BOD, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा मतलब हेर फेर कर दिया, बदल दिया इसमें। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, BOD नहीं था, BOC है। ठीक है, मैं BOD बोल रहा हूँ, BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसको बोलते हैं नियंत्रक मंडल। ठीक, इसमें 6 सदस्य होते थे ये, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। तो इसी एक्ट के अंतर्गत इसको 2 कार्यों में अलग कर दिया गया। बोला राजनीतिक कार्य अलग करो, वाणिज्यिक कार्य अलग करो, सब मिक्स करके बैठे हो इसी में। ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया। ठीक, तो ये नियंत्रण कैसे रखा, राजनीतिक नियंत्रण भी, वाणिज्यिक नियंत्रण भी, नियंत्रण परिषद के अधीन और निदेशक मंडल। तो यानी कि ये जो नियंत्रण परिषद थी, क्या थी वो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही तो थी, और ये निदेशक मंडल थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये इसमें 24 सदस्य हुआ करते थे और इसमें 6 सदस्य। तो ये इन्हीं 30 सदस्यों के माध्यम से कंपनी पर जो है वो नियंत्रण मतलब बढ़ा दिया एक तरीके से। जो ये सदस्य होते थे, 6 सदस्य, किसके, BOC के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, तो वो कैसे आते थे वो देखो। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल से, अध्यक्ष इसका भारत का सचिव हुआ करता था, वित्त मंत्री भी होता था इसमें। ठीक, ये हो गए। कार्य इनका क्या था, वही संचालन व मार्गदर्शन, भारत का संचालन मार्गदर्शन करना, राजस्व, सेना व नागरिक मामलों पर मतलब निगरानी रखना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, 6 के 6 जो सदस्य थे ये। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी के तहत अपनाया गया था, इसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कंपनी के व्यवसाय पर। बोला कि भाई ऐसा है, ठीक है, आप करते रहिए जो भी करना है, लेकिन ये चीज़ें कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दी गई। जैसे मैंने बताया ना कि युद्ध अगर करना है, किसी जो देसी रियासतें थी, किसी से अगर युद्ध करना है या किसी से संधि करनी है, तो आपको बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उनकी स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। ये ऐसा नहीं कि आप मतलब अपने आप से भिड़ गए जाके या संधि कर ली जाके, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये याद रखना। इसी के तहत एक इंग्लैंड में कोड की स्थापना की गई कि अगर किसी जो ये थे कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, अगर उन पे कुछ मुकदमा चलाना था तो वो
इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई कि यहीं पे आके इनके ऊपर चलाया भी जाएगा। बहुत लोगों के ऊपर जो है वो वहाँ पे चलाया भी गया था केस। ठीक, तो याद रखिएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ भी वही चीज़ हुआ था, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने से मना कर दिया गया था। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और भी हुआ था कि जो गवर्नर इन काउंसिल थी, गवर्नर इन काउंसिल, वो उसमें पहले मैंने बताया था 4 सदस्य थे। अब क्या हुआ, एक सदस्य को कम कर दिया। ठीक, एक सदस्य को हटा दिया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई इसमें, ये ध्यान रखना, सदस्य संख्या कम कर दी गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे। तो ये घटा दिया इसमें। सभी आदेश जो है वो वाणिज्यिक आदेशों के अतिरिक्त उस पर नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार ही वो कार्य करते थे। ठीक है, जो नियंत्रण की शक्ति थी वो नियंत्रण बोर्ड, फिर निदेशक मंडल और फिर गवर्नर जनरल, मतलब इनका जो एक तरह से हायरार्की कह सकते हो आप। तो सबसे जो ऊपर हुआ वो नियंत्रण बोर्ड ही हो गया। ये अब जो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसको सबसे ऊपर कर दिया। फिर उसके बाद ये आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद वो गवर्नर जनरल। तो ये एक इनका मतलब एक तरीके से हायरार्की हो गई है। ठीक, ये याद रखिएगा। 1786 का एक एक्ट आता है, छोटा सा एक्ट होता है ये, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। इसमें कुछ कुछ शक्तियाँ जो है मतलब कुछ कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं, बाकी सब इसमें बहुत कुछ नहीं होता है। जैसे इसमें प्रधान सेनापति जो का कार्य है वो गवर्नर जनरल को ही दे दिया, बोला ठीक है भाई आप होल सोल रहोगे। ठीक, जैसे अगर इस समय अगर पूछा जाए कि भारत के प्रधान सेनापति कौन है, प्रधान सेनापति का मतलब हुआ कि जो सेनाएं हैं उनका मुख्य जो हेड है कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। उसी तरीके से उस समय भी ये बना दिया गया कि भाई जो गवर्नर जनरल है उसी को जो है वो प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दे दी गई। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, इसके चूँकि ये 86-84 वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें ये चीज़ याद रखना कि द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो यहीं से शुभारंभ होता है ये। ठीक है, द्वैध शासन, तो ये याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। 1786 वाला बता दिया हमने? नहीं, तो ये बता दिया ना, ये चीज़ बता दी मैंने कि गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति का वो जो शक्तियाँ हैं दे दी। ठीक है, और बाकी कुछ इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ है। और इसके तहत जो पहला जो गवर्नर जनरल बना था 1784 में, कौन बना था इसमें पहली बार? ठीक है, इसमें मतलब कौन था उस समय, कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उसने काफ़ी सारे राजस्व के क्षेत्र में काफ़ी सारे काम किए, जैसे जो जमींदारी व्यवस्था और ये सब बंदोबस्त है, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, वो सब उसी के शासनकाल में आया था। ठीक, इसमें और चीज़ें जो हुई वो वीटो शक्ति दी गई गवर्नर जनरल को अपनी ही परिषद में, अपने परिषद का अपना ही निर्णय, अगर परिषद का निर्णय को रद्द करना है तो वो कर सकता था, वो लागू कर सकता था। ठीक है, वीटो पावर दे दिया उसको। ठीक है, सुरक्षा, वो भारतीय साम्राज्य के हित में, शांति में, इन मामलों पर भी वीटो लगा सकता था। ठीक, तो ये चीज़ें हुई थी, बहुत छोटा सा एक्ट था ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आता है उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 आता है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये सब पूछता है ये। ठीक है, 1793 के जो चार्टर एक्ट आता है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी। महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो BOC नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया 1793 के एक्ट से। याद रखना, ये पहले क्या था वो कहीं से भी देते रहे हों, लेकिन रिटर्न में अभी लिख कर दे दिया गया कि भाई देखो ऐसा है कि जो 6 लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना ब्रिटेन में, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वही तो था, तो उनको जो पेमेंट है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। पहले हो सकता है कि उनको वहीं ब्रिटेन गवर्नमेंट दिया करती हो, लेकिन बाद में ये चीज़ें चेंज हो गई। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं ये। इसमें और भी चीज़ें हैं। गवर्नर को वीटो शक्ति दे दी गई सभी प्रेसिडेंसियों में। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में उपाध्यक्ष नियुक्त करने की एक शक्ति दे दी गई। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, पदेन सदस्यता समाप्त कर दी गई गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, उसके बाद एक चार्टर एक्ट आता है, कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, ये भी मतलब महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हुई थी। इसमें कई सारी चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या क्या हुआ है इसमें। पहला लिखा हुआ है, जैसे इसमें स्थानीय शासन
को जो है इसमें अधिकृत किया गया। किस चीज़ के लिए? कर आरोपित करने के लिए। जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो होती थी, उसको बोला कि भाई आप कर ले लो, कर ले सकते हो आप। कर भुगतान न होने पर दंड देने के लिए भी वो मतलब अधिकृत कर दिया उसको। व्यापारिक एकाधिकार यहाँ से समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय का जो व्यापार होता था उसको छोड़ करके, चाय व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको छोड़ करके बाकी अन्य व्यापार के लिए सिर्फ कंपनी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ऐसा जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया। अब बोला कि भाई ब्रिटेन से कोई भी व्यवसायी कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है व्यवसाय, ठीक है। तो ये चीज़ें समाप्त कर दी गई, यानी एकाधिकार व्यापार वाला जो समाप्त करने का प्रावधान था वो 1813 वाले चार्टर एक्ट में किया गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और किया गया इसमें, देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन क्या क्या किया गया। कंपनी के क्षेत्राधिकार पर ब्रिटिश संप्रभुता स्पष्टता स्थापित की गई, ठीक है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधियों का ये मतलब अनुमोदन दिया गया यहाँ पे, बोला कि हाँ ठीक है ये सही है ना। प्रतिवर्ष शिक्षा पर जो है वो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि ये खर्च नहीं हुए, वो अलग बात है, कभी खर्च नहीं किया गया, लेकिन ये प्रावधान किया गया ये। बाकी यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को बोला गया भाई जाओ आप वहाँ पे जाओ और आप वहाँ पे अपना जो भी है चर्च वगैरह खोल सकते हो, शिक्षा दीक्षा जो भी कराना है करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उनको यहाँ पे मतलब प्रचार प्रसार के लिए उनको भी अनुमति यहाँ पे प्रदान कर दी गई, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उनको याद रखिएगा, ये सब 1813 वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 35 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट देखो वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो चार्टर एक्ट आता है ये सीरीज में वो 4 ही आता है। 93 का आता है, 13 का आता है, 33 का आता है, 53 का आता है, ठीक है। इनके जो प्रावधान हैं उनको याद रखिएगा, मेंस में भी लिखने में काम आएगा आपका। 33 वाला जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताते हैं। देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसको विधायी और प्रशासनिक कार्यों को उसके अलग अलग कर दिया गया। बोला भाई अब आप जो लेजिस्लेटिव वाला काम है वो अलग करोगे, ठीक है, वो चीज़ें अलग करोगे, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं वो अलग करोगे, ठीक है। एक ही में मिक्स नहीं करना है दोनों को। पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल का जो बना वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो कौन था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। बेनियम ये पूछा जाता है प्रश्न, तो पहला गवर्नर, पहला भारत का गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। गवर्नर जनरल पे मैंने बहुत एक सॉलिड वीडियो बनाया है, उसमें शायद 4 पार्ट हैं, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे कमेंट कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको, वो देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या चीज़ें हुई थी। एक पूरा घटनाक्रम पूरा बना हुआ है शुरू से लेकर के और लास्ट तक जो भी है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन तक, ठीक है। तो ये सारे जो घटनाक्रम हैं उनको देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सीरीज़ है वो, ठीक है। उसको देखिएगा, बोर्ड पे समझाया हुआ है मैंने। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, कौन से चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के तहत। कौन बना था? ये विलियम बेंटिक बना था, ठीक। इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई? इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या हुई? जैसे कि ये प्रशासनिक केंद्रीकरण जो है वो प्रेसिडेंसियों में गवर्नर परिषद उनकी जो सदस्य संख्या है वो घटाकर पहले 4 थी, फिर 3 किया, 2 कर दिया, ठीक है। तो घटाते हुए चले आ रहे हैं। गवर्नर जनरल की एक जो कार्यकारी परिषद थी उसको समूचे भारतीय क्षेत्र पर समस्त कार्यपालिका शक्ति और भारत परिषद के सरकार को ये एक मतलब ये बना दिया गया, उसमें अधिकार दे दिया गया कि आप समूचे भारतीय क्षेत्र पर ये अपना जो भी नियम कानून है वो बना सकते हैं, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को ये उसकी जो एग्जीक्यूटिव थी उसको बोल दिया कि अब आप चूँकि भारत के गवर्नर जनरल बन गए हो तो आपको ये अधिकार दे दिया गया समूचे क्षेत्र के लिए, ठीक, ठीक है। और एक काम हुआ, क्या काम हुआ? जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उनके जो अधिकार ले लिए गए थे, ठीक है, कब लिए गए थे? वो 73 में ले लिए गए थे, उनको वापस कर दिया। बोला ठीक है भाई आप बना लेना यार, अपने नियम कानून अपने हिसाब से बना लो और जो भी है कर सकते हो आप, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज़ ये, उनके जो परिषदों के विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया, सिर्फ सुझाव दे सकते थे, पहले बना नहीं सकते, पहले बना सकते थे, अभी विधायिका शक्ति समाप्त कर दी गई, मैंने इसको देखा नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वापस ले लिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें बेसिकली जो केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण पर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया गया।
यानी कि सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र में निहित कर दी गई, इस तरीके से प्रावधान किए गए ये, तो ये याद रखिएगा। ठीक, यहीं पे 1833 वाले में एक विधि सदस्य, चौथा जो सदस्य है वो जोड़ा गया। वो कौन था? तो वो मैकाले, ठीक है, जो था मैकाले, बोलते हैं ना मैकाले शिक्षा पद्धति, तो वही मैकाले था ये, यहाँ पे उसको जोड़ा गया, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल परिषद में कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें थी। देखिए समूचे क्षेत्र पे मैंने बता दिया आपको, समस्त विधायिका शक्ति इसी में दे दिया, बंगाल और उसकी भी दे दिया, जो बंगाल बोल रहा हूँ, बम्बई और मद्रास, बोला कि बस आप सुझाव दे सकते हो, बाकी कुछ नहीं, शक्ति नहीं बनाओगे आप, अरे वो नियम नहीं बनाओगे। ठीक है, फिर इसमें विधिक सदस्य एक जोड़ा गया, पहली बार मैकाले को चौथा सदस्य जुड़ाइए, केवल सलाह देने के लिए। ठीक, बाकी कुछ नहीं। ठीक, याद रखिएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पे पूरा समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन वाला जो बचा था, 1813 में क्या किया था इन्होंने? 1813 में इन्होंने किया था कि भाई कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ जो व्यापार चल रहा है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, और चाय वाला जो व्यापार है वो भी एज इट इज़ चलता रहेगा। लेकिन 20 साल बाद, मतलब 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें ये दोनों प्रावधान भी समाप्त कर दिए गए। तो बोला भाई देखो, अब कोई भी आए, कोई भी बिजनेस करे, करने दो उसको। ठीक, ये सारे चीज़ें हुई। कंपनी का कार्य जो है अब केवल जो है वो राजनीतिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य थे, और जो वाणिज्यिक कार्य था उसको बोला कि समाप्त करो उसको, अब आप सिर्फ वहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य है वही देखोगे, बस वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति में अब उसमें क्या हुआ, बोला गया कि भाई इन पर जन्म के स्थान पर, रंग के आधार पर, वंश धर्म जात के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता था क्या? ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, जितना भी ये चीज़ें थी वो सब यही थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थी इस समय। ये कहने के लिए उन्होंने मतलब दिखा दिया कि हाँ भाई नहीं करोगे भेदभाव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इतना भेदभाव होता था कि उस चीज़ की हम यहाँ पे अभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया है, 75 साल से अधिक हो गया समय, और ये सारी चीज़ें हम उस चीज़ को, उसका अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें उस समय होती थी। ठीक, वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, लोग बताते हैं बस। ठीक है, जिन्होंने झेला है या जिनके ऊपर बीती हुई है वो बेचारे मैक्सिमम लोग तो चले गए। ठीक है, खुली मैक्सिमम क्या, सारे ही चले गए। अब वो 1833 से कोई जिंदा थोड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उस समय। खुली प्रतियोगिता का यहाँ प्रावधान जरूर किया गया पहली बार सिविल सेवकों के चयन में, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। निदेशक मंडलों के विरोध पर ये मतलब इसको स्थगित कर दिया गया। बोला गया कि आप मतलब यहाँ भी परीक्षा हो, ओपन एग्ज़ाम हो, लेकिन उसमें निदेशक मंडल जो थे वो उन्होंने रंगा लगा दिया और ये नहीं हुआ, ये निरस्त कर दिया गया इसको। ठीक है, भारत सरकार का निर्देश, इसमें भारत सरकार को निर्देश क्या दिया गया कि भाई दास्ता उन्मूलन के लिए प्रयत्न हेतु और दासों की स्थिति में सुधार करने हेतु, ये दो निर्देश इसमें दिए गए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल के अधीन जो है वो केंद्रीय जो वित्तीय केंद्रीकरण कर दिया, कुल राजस्व, आय व्यय, ये सारी चीज़ें ये गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पूर्व में ये विनियमन कहलाती थी, अभी जो है वो अधिनियम कहलाएंगे। जैसे बनता था ना, बोलते थे कि ये इसका ये विनियमन है ये, लेकिन अब जो इसके बाद जो आने लगा वो एक्ट कहलाएगा, जो बनेगा नियम वो एक्ट कहलाएगा, अधिनियम कहलाएगा वो। ठीक है, ये याद रखना। 1833 के पहले जो बने थे वो सब विनियमन टाइप के थे, जो एक्ट बनते, जो नियम बनते थे। लेकिन उसके बाद बोला कि भाई नहीं, ये अब अधिनियम कहलाएंगे। यहीं पे पहली बार विधि आयोग की स्थापना होती है, गवर्नर जनरल द्वारा विधि आयोग बनाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को जो है भारतीय विधियों का समेकन किया जाए, उनका संहिताकरण किया जाए, परिशोधन किया जाए। सेम यही कार्य अभी भी होता है। ठीक है, विधि आयोग, आप बताइए अभी कमेंट करके कि जो इस बार का जो अभी जो विधि आयोग का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक, पहली बार ये 1834 में किया गया था, चार्टर एक्ट अधिनियम, इसके द्वारा अध्यक्ष थे ये लॉर्ड मैकाले था ये। ठीक है, याद रखिएगा। लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई, कोई भी अंग्रेज भारत में, मैंने बताया ना कि उस समय वो सारे ही समाप्त कर दिया, बोला भाई जिसको आना है आओ बिजनेस करो, इसमें कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। संपत्ति अर्जित कर सकता था, यहाँ व्यापार कर सकता था, यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता था, कुछ भी कर सकता था यहाँ। ठीक, अध्यक्ष यहाँ नियंत्रण परिषद अब बना, मतलब इस तरीके से भारतीय मामलों का एक मंत्री हुआ था, उसी को यहाँ पे नियंत्रण परिषद का एक अध्यक्ष बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। ये भारतीय दास्ता अधिनियम आया था 1843 में, याद रखिएगा ये। ठीक है, भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया।
भारत में गवर्नर जनरल परिषद द्वारा ये पारित किया गया। और उस समय कौन था? ये एलन ब्रो, ठीक है, एलन ब्रो के टाइम पे था, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है या मैचिंग में आ जाता है ये, तो स्टार मार्क याद रखिएगा, ठीक है। चार्टर एक्ट आता है 1853, मैंने बताया था ना 4 चार्टर एक्ट हैं, 93, 1813, 33 और उसके बाद 53। तो ये चौथा वाला है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बताते हैं इसको कैसे कैसे है, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए इसमें हुई कि सदस्य संख्या, सबसे पहले जो निदेशक मंडल था जो वो, ठीक है, निदेशक मंडल जो था उसमें सदस्य संख्या जो है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 में से 6 सदस्य थे जो कि ब्रिटेन की जो उस समय महारानी थी, जो क्राउन था, वो नामित करता था। 18 में से 6 लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ को नियुक्त कर सकता था। इसमें कौन नियुक्त हुआ था? सर फ्रेडरिक हॉलिडे, ठीक है। बंगाल के ये जो है क्या थे? ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगर ये पूछा जाए तो ये फ्रेडरिक हॉलिडे का नाम याद रखेगा, ठीक है। 1854 में इनकी नियुक्ति हुई। नई प्रेसिडेंसी बनाई गई, उसका मतलब निर्माण किया गया। विद्यमान प्रेसिडेंसियों की जो सीमाओं में परिवर्तन के लिए अधिकृत कर दिया गया कि आप सीमा परिवर्तित करके नई भी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में हुई? ये सब 53 वाले जो चार्टर एक्ट आया था उसमें हुई थी, ठीक है। 6 नए पार्षद जोड़े गए इसमें, वही बताया ना, 6 नए पार्षद कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, वो भी है। यही जो विधान पार्षद, इन्हीं को जो पार्षद जोड़े गए, इन्हीं को विधान परिषद कहा जाने लगा या विधान पार्षद कहा जाने लगा इनको, ठीक, ये याद रखना। यही सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव बनी, यही बन गई। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसी को ये आगे जाके केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। यहाँ पे बताया था ना, जो सिविल सेवकों के लिए जो परीक्षा का इंतजाम था, ओपन जो एग्ज़ाम था, वो 1833 में प्रावधान किया गया, लेकिन वहाँ वो सक्सेस नहीं हुआ। निदेशकों के विरोध के चलते उसको बंद कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये 53 वाला जो एक्ट आया उसमें ये चीज़ फिर से शुरू कर दी गई, ठीक। तो ये याद रखना, ये खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया गया, ये मैकाले समिति ने ये, ठीक है, प्रथम परीक्षा, तो ये याद रखना, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये देखते हैं। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं। 1853 का जो एक्ट था वहीं तक बता देते हैं। उसके बाद इसको, अच्छा ये वाला ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद ये जो ताज वाला यहाँ से शुरू होगा, ब्रिटिश ताज का, ये नेक्स्ट वीडियो से। तो ये इतना बच रहा है, इसको बता देता हूँ मैं। संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला कहाँ से शुरू हुई? वो ब्रिटिश संसद हुई, ठीक है, यहीं से, इसी की प्रक्रिया पर आधारित है। हमने जो हमारे यहाँ जो अभी भी चल रहा है वो संसदीय प्रक्रिया जो है, संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ही ली गई है, ठीक है, सेम वैसे ही एज इट इज़ कॉपी कर ली गई है। हालांकि शक्तियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। ब्रिटेन की जो संसद है वो मतलब कहते हैं, कहावत है उसके बारे में, कहावत क्या मतलब, कुछ जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो लोग कहते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, यानी कि उसके पास बहुत पावर है, ठीक। तो लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या है? इंडिया में ये है कार्य, जो शक्तियों का है वो पृथक्करण है, संतुलन है, ठीक है। चेक और बैलेंस की जो अवधारणा है वो अपने भारत में है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ये मुख्य अंतर है। अगर पूछा जाए कभी, जब मेंस का बार आप लिखोगे आंसर, और ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या अंतर है, तो अंतर तो कई सारे हैं, 2 3 4 5 अंतर हैं, लेकिन आप मुख्य अंतरों में ये चीज़ें बता सकते हो, ठीक। तो ये याद रखना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। गवर्नर जनरल जो विधान परिषद है वो स्थापित किया गया इसी में। कमांडर इन चीफ प्लस 6 विधायन सदस्य। इसमें जो 6 विधायन सदस्य थे वो उनका जो है बंगाल प्रेसिडेंसी और ये जो ये थी बंगाल की, मद्रास की, बम्बई की, इनकी जो प्रेसिडेंसियाँ थी यहाँ पे जो है वो स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था इनका चुनाव। 6 जो नए परिषद जो मैंने बताया ना उसमें कि 6 नए परिषद जोड़े गए थे इसमें, यहाँ बताया था ना, ये कहाँ गया, यहीं पे था, ये यहीं पे है। ये 6 विधायन परिषद जो जोड़े गए थे, ये कहाँ कहाँ से जोड़े गए थे? तो ये 4 लोगों का चुनाव तो 4 जो प्रेसिडेंसी थी उन्हीं में से, अलग अलग जगहों में से किया गया। आगरा से, बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से, इस तरीके से किया गया इनका, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। पहली बार इसी जो अधिनियम के तहत केंद्रीय जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव थी, परिषद थी, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। तो वही वाला जो बताया कि ये 6 सदस्य इसमें नए जोड़े गए, ये ठीक। चलिए, तो ये इतना ही रखते हैं हम लोग, ये
1853 तक का रखते हैं, 1853 चार्टर एक्ट। उसके बाद आगे वाले से मैं शुरू करूँगा, जो कि क्राउन का जो यहाँ से शासन शुरू होता है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हुए, कैसा संवैधानिक विकास रहा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद।